गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस पेंडेमिक काल में हम सीपीसी का अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द बुक, ताकि क्रमबद्धता बनी रहे। इसी के साथ कल हमने धारा 62 तक सीपीसी की का अध्ययन किया। आज हम धारा 63 में पूछेंगे कि धारा 63 कई न्यायालयों की डिग्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति है। सेक्शन 63 CPC यानी प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ द सेवरल कोर्ट्स, यानी कि कई न्यायालयों की डिग्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति है। कई न्यायालयों में केस चल रहे हैं, डिफरेंट प्लेंटिफ हैं, डिफरेंट डिफेंडेंट्स हैं और डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी सेम है, तो और प्रॉपर्टी वही बार बार अटैच हो रही है। तो सबसे प्रथम बार के न्यायालय ने जो अटैच किया है वो मान्य है। कैसे? जहां वह संपत्ति जो किसी न्यायालय के विरक्षा में नहीं है, एक से अधिक न्यायालयों की डिग्रियों के निष्पादन में कुर्क की हुई है, वहां वह न्यायालय जो ऐसी संपत्ति को प्राप्त या आप्त करेगा और उसके संबंध में किसी दावे का या उसकी कुर्की के संबंध में किसी आक्षेप का अवधारण करेगा, वह न्यायालय होगा। और जो सबसे ऊंची श्रेणी का है या जहां ऐसे न्यायालयों के बीच में श्रेणी का कोई अंतर नहीं है, वहां वह न्यायालय होगा जिसकी डिग्री के अधीन संपत्ति सबसे पहले कुर्क की गई। एक तो हायर कैटेगरी का न्यायालय सबसे पहले, और एक वो जो सबसे पहले बार में की गई है उसमें। नंबर 2 है, इस धारा की कोई भी ऐसी बात डिग्रियों में से एक का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा की गई किसी कार्यवाही को अविधि मान्य करने वाली नहीं समझी जाएगी। स्पष्टीकरण। उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए न्यायालय द्वारा की गई किसी कार्यवाही के अंतर्गत किसी डिग्रीदार को जिसकी डिग्री के निष्पादन में किए गए विक्रय में संपत्ति का क्रय किया है, उसके द्वारा संदेह क्रय कीमत के बराबर मुजरा अनुज्ञात करने का आदेश नहीं है। यानी कि बेयर प्रॉपर्टी नॉट इन द कस्टडी ऑफ द एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ मोर कोर्ट्स देन वन, द कोर्ट वी शैल रिसीव और रिलीज सच प्रॉपर्टी एंड शैल डिटरमाइन एनी क्लेम देयर टू एंड एनी ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट देयर ऑफ शैल बी कोर्ट ऑफ द हाइएस्ट ग्रेड, और वेयर देयर इज नो डिफरेंस इन ग्रेड बिटवीन द सच कोर्ट्स the court under whose degree the property was first attached. Is section 63 में property attached in execution of degree of several courts. Second, nothing in this section shall be deemed to invalidate any proceeding taken by a court executing one of such degree. तो section 63 में मैंने आपको बताया कि यदि एक से ज्यादा न्यायालय द्वारा अटैच की गई तो एक तो हाईएस्ट ग्रेड के न्यायालय में सबसे पहले, और बाद में जो सर्वप्रथम न्यायालय ने जो है अटैच करी है प्रॉपर्टी, वो अविधि मान्य होगी। बाकी सेक्शन 64 है, कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण का शून्य होना। प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड, यानी कि जहां कुर्की की जा चुकी है वहां कुर्की की संपत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसी कुर्की के प्रतिकूल प्राइवेट अंतरण या परिधान और किसी ऋण, लाभांश या अन्य धन का ऐसी कुर्की के प्रतिकूल निर्णय को संदाय कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के मुकाबले में शून्य होगा। 2 में, इस धारा की कोई बात कुर्क संपत्ति के या उसमें किसी दिल के किसी प्राइवेट अंतरण या परिधान को लागू नहीं होगी जिसे कुर्की के पूर्व संपन्न एवं पंजीकृत किसी संविदा के अनुसरण में ऐसे अंतरण या परिधान के लिए किया गया। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के अंतर्गत आस्तियों के अनुपातिक वितरण के दावे भी है, यानी कि प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड, and where an attachment has been made any private transfer or deliver of the property attached or of any different and therein and any payment of to the judgment and debtor of any debt and dividend or other monies contrary to such attachment and shall be void as against all claims and enforceable under the attachment, and nothing in this section shall apply to any private transfer or delivery of the property and attached of any interest therein and made in the pursuance of any contract for such transfer or deliver entered into and registered before the attachment, and for the purpose of this section and claims enforceable under an attachment and include claims for the irreliable distribution of assets. तो धारा 64 धारा 65 में क्रेता का परचेजर्स राइट है। देखिए, जो संपत्ति को खरीदेगा उसका क्या हक होगा, है ना। जहां किसी डिग्री के निष्पादन में स्थावर संपत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय आत्यांतिक हो गया है, वहां यह समझा जाएगा कि संपत्ति उस समय से जब उसका विक्रय किया गया है
न कि उस समय से जब विक्रय आत्यंतिक हुआ है, क्रेता में निहित की गई है। यानी कि परचेजर टाइटल वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री एंड सच सेल हैज बिकम एब्सोल्यूट, द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव वेस्टेड इन द परचेजर एंड फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट। तो ये क्रेता का हक क्या होगा? जहां किसी डिग्री के निष्पादन में स्थावर संपत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय आत्यंतिक हो गया है और वह यह समझा जाएगा कि संपत्ति उस संपत्ति से जब उसका विक्रय किया गया है, न कि उस समय से जब विक्रय आत्यंतिक हुआ है, क्रेता में निहित हुआ। अब 66 है, वादी की ओर से क्रय होने के आधार पर क्रेता के विरुद्ध बात पोषणीय नहीं है। ये बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम द्वारा लुप्त कर दिया गया है, धारा 66। धारा क्योंकि वादी की ओर से क्रय होने के आधार पर क्रेता के विरुद्ध, क्योंकि अब बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आ गया तो उस द्वारा ये लुप्त कर दिया गया है, यानी कि ऑमिट कर दिया। अब आता धारा 67, धन के संदाय की डिग्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। पावर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू सेल्स ऑफ लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी। यानी कि धन के संदाय की डिग्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति है। नंबर 1, राज्य सरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए ऐसे नियम जो धन के संदाय की डिग्रियों के निष्पादन में भूमि के हितों के किसी वर्ग के विक्रय की बाबत शर्त अधिरोपित करते हों, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। यदि ऐसे हित इतने अनिश्चित या अनवैधारित हो कि उनका मूल्य नियत करना राज्य सरकार की राय में असंभव। नंबर 2, यदि उस तारीख को जिस तारीख की यह संहिता किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवर्तन में आई थी, डिग्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में कोई विशेष नियम वहां प्रवर्तित थे जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियमों के बारे में घोषित कर सकेगी कि वे प्रवर्त हैं, या वैसे ही अधिसूचना द्वारा उन्हें उपांतरित कर सकेगी। ऐसे चालू रखे गए या ऐसे उपांतरित नियम इस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निकाली गई हर अधिसूचना में वर्णित होंगे। इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। Every rules made under this section shall be laid as soon as may be after it made and before the state legislature. तो power for the state government to make rules as to sales of land in execution of degree for payment of money. धारा 67। अब धारा 68 से 72 ये निरसित कर दी गई है, ये रिपेल्ड कर दी गई है, धारा 68 से 72। अब आता आस्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, सेक्शन 73। सेक्शन 73 में जैसे कि मैंने बताया कि निष्पादन विक्रय के आगामों का डिग्रियों के बीच अनुपातिक रूप से वितरित किया गया। निष्पादन विक्रय के आगामों का डिग्रियों के बीच अनुपातिक रूप से वितरित किया जाता, यानी प्रोसीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन सेल टू बी इरेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिग्री होल्डर्स। यहाँ जहां आस्तियां न्यायालय द्वारा धारित हैं और ऐसी आस्तियों की अभिप्राप्ति के पूर्व एक से अधिक व्यक्तियों ने धन के संदाय की ऐसी डिग्रियों के जो कि एक ही निर्णय श्रेणी के विरुद्ध पारित हैं, निष्पादन के लिए आवेदन न्यायालय से किए हैं और उनकी तुष्टि अभिप्राप्त नहीं की है, वहां आपन के खर्चों को काट लेने के पश्चात भी आस्तियां ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच अनुपातिक रूप से वितरित की जाएगी। जहां कोई संपत्ति बंधक या भार के अधीन विक्रय की गई है, वहां बंधकदार या विलंगमदार ऐसे विक्रय से पैदा किसी अधिशेष में से अंश पाने के हकदार नहीं। जहां डिग्री के निष्पादन में विक्रय के दायित्वाधीन कोई संपत्ति बंधक या भार के अधीन है, वहां न्यायालय बंधकदार या विलंगमदार की सहमति से और बंधकदार या विलंगमदार को विक्रय के आगामों को वही देते हुए उनका विक्रय संपत्ति को बंधक या भार से मुक्त रूप में विक्रय करने के लिए आदेश दे सकेगा। लेकिन जहां कोई स्थावर संपत्ति ऐसी डिग्री के निष्पादन में विक्रय की जाती है जो उस पर विलंगमदार के उन्मोचन के लिए उसके विक्रय किए जाने का आदेश देती है, वहां विक्रय के आगम निम्नलिखित के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। प्रथमतः विक्रय के व्यय को चुकाने में, द्वितीय डिग्री के अधीन सौदे रकम के उन्मोचन में, तृतीय पार्षिक विलंगमों इनकम्ब्रांसेस पर यदि कोई सौदे ब्याज और मूलधन के उन्मोचन में हो, चतुर्थ यदि निर्णय श्रेणी के विरुद्ध धन के संदाय के डिग्रियों के ऐसे धारकों के बीच के अनुपातिक रूप में जिन्होंने ऐसे विक्रय का आदेश देने वाली डिग्री पारित करने वाले न्यायालय से संपत्ति के विक्रय के पूर्व किसी डिग्रियों के निष्पादन के लिए आवेदन कर दिया और उसकी तुष्टि अभिप्राप्त नहीं की गई।
लेकिन जहां वे सभी या कोई आस्तियां जो इस धारा के अधीन अनुपातिक रूप से वितरित किए जाने के लिए दायी हैं ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती हैं और जिन्हें प्राप्त करने का हकदार नहीं है, वहां ऐसा हकदार कोई भी व्यक्ति उन आस्तियों का प्रतिदाय विमर्श करने के लिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध बात ला सकेगा। इस धारा की कोई भी बात सरकार के किसी भी अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि प्रोसीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन शेल टू बी रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिग्री होल्डर्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स के बारे में है धारा 74 है आपका निष्पादन का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, निष्पादन का प्रतिरोध। जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए किसी डिग्री के निष्पादन में विकृत स्थावर संपत्ति का क्रेता संपत्ति पर कब्जा अभिप्राप्त करने में निर्णित ऋणी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिरोध या बाधित किया गया है और ऐसा प्रतिरोध या बाधा किसी न्याय संगत हेतु के बिना है, वहां डिग्रीदार या क्रेता की प्रेरणा से न्यायालय निर्णित ऋणी या ऐसे अन्य व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा जो 30 दिन तक की हो सकेगी, और यह अतिरिक्त निर्देश दे सकेगा कि डिग्रीदार या विक्रेता को संपत्ति का कब्जा दिलाया जाए। तो देखिएगा, निष्पादन का प्रतिरोध सेक्शन 74 रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन 74 में क्या है कि अगर जो कोई बीच में आता है, सपोज करो निर्णित ऋणी ने से उसने जो है संपत्ति परचेज करी न्यायालय के थ्रू और वो रेसिस्टेंट कर रहा है, उसमें जो है प्रतिरोध कर रहा है, तो ऐसी इस अवस्था में जो है और वो न्याय संगत नहीं है तो 30 दिन तक की जेल सिविल कारागार में डाला जा सकता है। तो सेक्शन 74 में मैंने आपको बताया रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, where the court is satisfied that the holder of a degree for possession of the immovable property or to that the purchaser of the immovable property sold in execution of a degree has been resisted or obstructed in obtaining the possession of the property by the judgment debtor or some person on his behalf, and that such a resistance or obstruction was without any just cause, and the court may, at the instance of the degree holder or purchaser, order the judgment debtor or other person to be obtained in the civil prison for a term which may extend to 30 days and may further direct the degree holder or purchaser be put into the possession of the property। निष्पादन का प्रतिरोध सेक्शन 74। अब आते हैं भाग थर्ड आता है, पार्ट थर्ड आता है इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग्स, अनुसांगिक कार्यवाही। इसका भाग थर्ड है धारा 75 से 79। कमीशन निकालने की शक्ति न्यायालय की 75 में, धारा 75 में जो है जो कमीशन निकालता है, जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं एप्लीकेशन देते हैं ऑर्डर 26 रूल 9 में हम एप्लीकेशन देते हैं इशू टू कमीशन की न्यायालय में, तो कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति क्या है। एंड पावर ऑफ कोर्ट टू इशू द कमीशन, देखिएगा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए न्यायालय नंबर का किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, टू एग्जामिन एनी पर्सन, खा यानी कि बी स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, गा लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए यानी कि सी टू एग्जामिन और एडजस्ट द अकाउंट्स, डी टू मेक ए पार्टीशन विभाजन करने के लिए, ना ये 1/2/1977 से प्रभावी हुआ कोई वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए, टू होल्ड ए साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए, चा ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है और जो बाद का अवधारण लंबित रहने तक न्यायालय की विरक्षा में है, छा कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। तो धारा 75 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा है सीपीसी में, लॉ स्टूडेंट्स, लॉ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स एंड जुडिशियल सिस्टम्स के लिए। धारा 7 पावर ऑफ कोर्ट टू इशू द कमीशन, तो मैंने बताया ABCDEFGA तक। नंबर पहला का में क्या है कि किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, खा में स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, गा में लेखाओं की परीक्षा उनका समायोजन करने के लिए, खा में विभाजन करने के लिए, णा में कोई वैज्ञानिक तकनीक या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए, चा में ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील हो सकती है यानी कि डिस्ट्रॉय हो सकती है, जो बाद का अवधारण लंबित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है, कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए, टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट। तो ये जो है ये मैंने पोस्टुलेट्स बताया कि कमीशन निकालने की न्यायालय की क्या शक्तियां हैं।
तो इसी के साथ हम धारा 75 तक आज यहाँ तक लेके चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे, और इससे सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।